स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉर क्लासेस। स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में करने जा रहे हैं CHE09 जिसका यूनिट नंबर 2 है कार्बोहाइड्रेट्स। इसका लास्ट वीडियो में हमने अपलोड किया था। आज हम नेक्स्ट वीडियो अपलोड कर रहे हैं इसी यूनिट नंबर 2 की। रिंग स्ट्रक्चर ऑफ मोनोसेक्राइड से हम ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे। मतलब यहाँ पे जितने भी मोनोसेक्राइड्स होंगे उसके स्ट्रक्चर्स कैसे हैं, इसके बारे में हम कुछ डिस्कस करेंगे और उसके बेसिस पे कुछ केमिकल रिएक्शंस भी पढ़ेंगे। तो आपको तो पता है कि जो ग्लूकोज है वो 3 फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। एक तो स्ट्रेट चेन, जो हमने ग्लूकोज, ग्लूकोज, राइबोज, इतने कितने सारे जो टेबल था वो हमने सीखा था स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो एक तो स्ट्रेट चेन हो गई और दूसरी है रिंग्स बनती हैं। बाकी जो दो है वो रिंग्स बनती हैं विच रिजल्ट्स फ्रॉम एन इंटरनल हेमी एसिटल फॉर्मेशन। और इसमें कीटोसिस भी होते हैं, एल्डोसिस मतलब कि कीटोनिक ग्रुप भी होता है, एल्डिहाइड ग्रुप भी होता है। वो उन दोनों में आपको पता है कि कार्बोनिल ग्रुप होता है, कार्बोनिल ग्रुप भी होगा और उसमें CH2OH ग्रुप भी होगा, मतलब कि अल्कोहलिक ग्रुप भी होगा। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि अगर ये है हमारे पास एक ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, इस ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अगर कार्बन नंबर 1 एल्डिहाइड ग्रुप है, कार्बन नंबर 1 और कार्बन नंबर 5 के जो अल्कोहलिक ग्रुप है, अगर उसमें से जो लोन पेयर ऑफ ऑक्सीजन अगर ट्रांसफर हो जाए टुवर्ड्स द कार्बन, तो क्या होगा, एक बॉन्ड बनेगा बिटवीन कार्बन एंड कार्बन नंबर 5। और बॉन्ड किसके साथ बनाएगा, कार्बन ऑक्सीजन कार्बन। कैसा बॉन्ड बनेगा, कार्बन, फिर सेंटर में आएगा जिसके साथ बॉन्ड बना ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन डायरेक्टली बॉन्डेड है विद कार्बन नंबर 5। तो यहाँ पे बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 में डिफरेंस आएगा कि जो बॉन्ड है कार्बन नंबर 1 एंड 5 के बीच में ऑक्सीजन बॉन्ड लिंकेज है। ऐसी प्रोजेक्शन को बोलते हैं फ्यूचर प्रोजेक्शन। अब इसकी एक और प्रोजेक्शन है, वो है हावर्थ प्रोजेक्शन। इसमें रिंग्स बनती हैं। जैसे कि जो शुगर है, अगर उसकी 6 मेंबर रिंग बना दी जाए, इट इज पायरानोज। और अगर 5 मेंबर रिंग के साथ हो तो उसे बोलते हैं फ्यूरानोज। द रिंग स्ट्रक्चर इन 2 केसेस इज सिमिलर टू पायरन एंड फ्यूरन। अब पायरन रिंग स्ट्रक्चर कैसा होता है, पायरन स्ट्रक्चर कैसे, 6 मेंबर रिंग बनाइए और उसमें कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज है। जैसे कि इस केस में आपको दिखाई है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज। ऐसे ही यहाँ पे कार्बन नंबर 1 एंड 5 के बीच में ऑक्सीजन लिंकेज और बाकी है 2 डबल बॉन्ड। फ्यूरान में 5 मेंबर रिंग होती है, 5 मेंबर रिंग जिसमें एक ऑक्सीजन और 2 डबल बॉन्ड। और जिसमें 5 मेंबर रिंग है, 5 से ही F से ही 5 और F से ही फ्यूरान। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं कि F से फ्यूरान, F से ही 5 मेंबर रिंग बनेगी। तो आगे चलते हैं। द साइक्लिक फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज बाय हावर्थ प्रोजेक्शन इज नोन एज ग्लूकोपायरनोज और फ्रक्टोफ्यूरानोज। मतलब कि जो ग्लूकोज जो होता है और फ्रक्टोज, अगर ग्लूकोज हो और उसका एक पायरन रिंग हावर्थ प्रोजेक्शन बनाई जाए तो उसका नाम क्या पड़ जाएगा, ग्लूको मतलब ग्लूकोज है, लेकिन उसकी जो रिंग है वो कौन सी है, पायरन रिंग है, इसीलिए उसका नाम पड़ गया ग्लूको पायरन एंड ओज इज द यहाँ पे सफिक्स लगेगा। ऐसे अगर फ्रक्टोज हो तो यहाँ पे बाकी सारा सेम रहेगा, फ्रक्टो एंड पीछे क्या लगेगा, फ्यूरानोज। अब इस स्ट्रक्चर को बना के देखते हैं। स्ट्रक्चर है डी ग्लूकोज, लीनियर चेन है। जैसा कि हमने पहले ग्लूकोज का स्ट्रक्चर था, सिंपल 6 मेंबर जो कार्बन है वो रिंग बनाए, स्ट्रेट चेन बनाए। उसके बाद आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट कीजिए। कार्बन नंबर 1 से स्टार्ट किया, 1 कार्बन पे क्या है, CH डबल बॉन्ड O, CH डबल बॉन्ड O, दिस इज कार्बन नंबर 1। उसके बाद कार्बन नंबर 2 में आइए। कार्बन नंबर 2 में जो लेफ्ट हैंड साइड पे हाइड्रोजन है उसको रखेंगे अबव द कार्बन। तो अबव द कार्बन रखा लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप, और जो राइट हैंड साइड एल्कोहलिक ग्रुप है वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो आप नीचे लिखोगे। उसके बाद आ जाता है कार्बन नंबर 3। कार्बन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड पे क्या है, OH ग्रुप, तो ऊपर चला गया और हाइड्रोजन नीचे आ गया। उसके बाद कार्बन नंबर 4, कार्बन नंबर 4 में भी लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप हाइड्रोजन ऊपर और हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे। अब बात आती है कार्बन नंबर 5 पे। कार्बन नंबर 5 पे क्या है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप हम क्या करेंगे, यहाँ पे कार्बन के साथ कार्बन का बॉन्ड दिखाएंगे पहले, कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 6। लेकिन इस कार्बन का जो लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप है वो अबव द कार्बन ना होके, अबव द कार्बन क्या है,
ये जो अल्कोहलिक ग्रुप है, अल्कोहलिक ग्रुप, ताकि रिंग में स्ट्रेन ना पड़े। तो इस स्ट्रेन को ओवरकम करने के लिए जो 5th कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होने के बजाय क्या है, CH2OH ग्रुप, और दूसरी तरफ क्या है, OH ग्रुप। ये जो इस कार्बन 5th का था OH ग्रुप ऐसे बन गया। अब होगा क्या, इस कार्बन में आइसोमराइज कैसे, क्या होगा कि यहाँ पे जो ऑक्सीजन है, दिस इज एक्चुअली OH बॉन्ड, ये ऐसे बना हुआ है OH बॉन्ड। अब होगा क्या, ये जो इस पे, ये जो कार्बन है इस पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ट्रांसफर होगी, और ये इलेक्ट्रॉन जो डेंसिटी है वो इस तरफ जाएगी, और यहाँ पे क्या होगा, एक ये जो कार्बन है इसके बाद यहाँ से एक रिंग बनेगी। एक यहाँ तो ऑक्सीजन है ही, लेकिन यहाँ से क्या है, हाइड्रोजन चला गया, और यहाँ पे एक बॉन्ड बन जाएगा ऑक्सीजन एंड कार्बन के बीच में। और किस किस के बीच में बनाना था हमें, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5। तो कार्बन नंबर 1 यहाँ पे है, कार्बन नंबर 5 यहाँ पे है, तो इसके बीच में एक बॉन्ड बनेगा। ये बॉन्ड कौन सा है, ऑक्सीजन बॉन्ड, COC बॉन्ड। अब इसके बाद चलते हैं, अब जो बॉन्ड बनेगा वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, ऐसा देखिए, यहाँ पे O बॉन्ड है, इस पे सिर्फ एक बॉन्ड दिखाना है आपको, विच इज नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन, और इसका नाम क्या है, अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज। पायरानोज क्यों, क्योंकि ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर है तो ग्लूको लिखा, 6 मेंबर रिंग है तो यहाँ पे पायरानोज लिखा। अब इसके बाद फ्रक्टोज का देखते हैं, फ्रक्टोज में कैसे 5 मेंबर रिंग बनेगी, क्योंकि हमने अभी बोला कि फ्रक्टोज में फ्रक्टोफ्यूरानोज बनेगा, मतलब कि 5 मेंबर रिंग बनेगी। लेकिन कैसे, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर क्या होता है। फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर अब मैं यहाँ पे नहीं सिखाऊंगी, क्योंकि इसके लिए हमने लास्ट वीडियो अपलोड किया। अगर आपको नहीं पता है तो पहले लास्ट वीडियो आप देखिए, वहां से आपको इजीली समझ आ जाएगा कि ये फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर यहाँ पे कैसे बना। तो इस फ्रक्टोज के स्ट्रक्चर में CH2OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे और 6th कार्बन पे होता है, और सेकंड कार्बन CO डबल बॉन्ड O कीटो ग्रुप होता है, उसके बाद HOH होता है, मतलब थर्ड कार्बन पे लेफ्ट हैंड साइड पे, और बाकी 2 कार्बन पे दोनों राइट हैंड साइड पे होते हैं। हमने ये सीखा है लास्ट वीडियो में। अब इसका बॉन्ड बनाते हैं, बॉन्ड कैसे बनाएंगे, कार्बन नंबर 1। अब देखिए, पहले मैं आपको दिखाऊंगी कि स्ट्रक्चर कैसे बना, फिर क्यों ऐसे बना मैं वो भी बताऊंगी। यहाँ पे कार्बन जो है, यहाँ पे CH2OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन, उसके बाद सेकंड रखा यहाँ पे कार्बोनिल C डबल बॉन्ड O ग्रुप। अब देखिए हमें कैसा बनाना है, अगर इस तरह का, बिल्कुल इस तरह का स्ट्रक्चर बनाएंगे। पहला रीजन ये है कि इस तरह का स्ट्रक्चर बनाने के लिए यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, लेकिन कार्बन नंबर 1 कौन सा है, C डबल बॉन्ड O ग्रुप, तो इसीलिए C डबल बॉन्ड O ग्रुप यहाँ पे रखा, लेकिन इसकी पोजीशन कार्बन नंबर 2 है, इसीलिए कार्बन नंबर 1 जो है इसके ऊपर रखा गया। उसके बाद आ जाते हैं कार्बन नंबर 3 पे, लेफ्ट हैंड साइड वाला ग्रुप रखेगा अबव द कार्बन, एंड जो राइट हैंड साइड में ग्रुप है हाइड्रोजन, वो रहेगा कार्बन के नीचे। उसके बाद क्या आ गया, कार्बन नंबर 4 हाइड्रोजन ऊपर, हाइड्रोक्सिल ग्रुप नीचे। अब कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 5 में क्या है, HOH ग्रुप है, HOH ग्रुप, लेकिन यहाँ पे क्या है, 5th कार्बन पे OH ग्रुप इस तरफ रखा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन ग्रुप है, यहाँ पे हाइड्रोजन ग्रुप, और उसके बाद यहाँ पे 6th कार्बन CH2OH ग्रुप, ये जैसे कि हमने ग्लूकोज के केस में देखा था। अब होगा क्या कि जो ऑक्सीजन वाला जो बॉन्ड बनेगा, जैसे कि COC लिंकेज बनी थी, वो किस किस के बीच में बनेगी, 5th कार्बन के ऑक्सीजन के साथ और कार्बन नंबर 2 के साथ, कार्बन नंबर 2 के साथ। वहां पे क्या था, ग्लूकोज के केस में क्या था, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 में, लेकिन इस केस में क्या है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5 में है बॉन्ड, ऑक्सीजन बॉन्ड। तो इसीलिए हमें कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 एकदम एक दूसरे के सामने लेकर आने होंगे, इस तरह से स्ट्रक्चर बनेगा, और ये स्ट्रक्चर स्टेबल होता है। तो इसीलिए कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 2 को सामने लाने के लिए बिल्कुल बिना किसी स्ट्रेन की वजह से यहाँ पे जो फर्स्ट ग्रुप है इसके कार्बन नंबर 2 के ऊपर लिखा गया। तो आपको ये समझ आ गया होगा। अब चलते हैं कि यहाँ पे बॉन्ड जैसे कि ग्लूकोज में बना था, वैसे ही बिल्कुल यहाँ पे क्या होगा, एक ऑक्सीजन लिंकेज बनेगी। देखिए ऑक्सीजन लिंकेज, बाकी सारा ग्रुप सेम रहेगा, जो ग्रुप पहले थे वो एज इट इज ही आपको लिखने हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको लिंकेज दिखानी है। वेरी इजी स्ट्रक्चर, और इसका नाम क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज हो जाएगा। क्या हो जाएगा, अल्फा डी फ्रक्टोफ्यूरानोज। इट इज ऑल्सो नोन एज हावर्थ प्रोजेक्शन, क्योंकि हमने बोला था कि साइक्लिक फॉर्म जो होती है ग्लूकोज और फ्रक्टोज की, हावर्थ प्रोजेक्शन में उसको क्या बोलते हैं, ग्लूकोज को बोलते हैं ग्लूकोपायरानोज और फ्रक्टोज को बोलते हैं फ्रक्टोफ्यूरानोज। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, दैट इज एनोमेरिक फॉर्म ऑफ शुगर।
एनोमेरिक फॉर्म ऑफ शुगर करने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि एनोमर्स होते क्या है। ये हमने लास्ट वीडियो में भी किया था, लेकिन अगर आपको नहीं पता, मैंने दोबारा से इसकी एक डेफिनेशन तो लिख दी है। अब एनोमर्स क्या होते हैं? जो मोनोसैकेराइड्स होते हैं उसमें कार्बोनिल ग्रुप, तो कार्बोनिल कार्बन होता है, जैसे कि C डबल बॉन्ड O, इसे बोलते हैं कार्बोनिल कार्बन। C डबल बॉन्ड O जो ग्रुप होता है उस कार्बन पे इट हैज नो कायरलिटी, मतलब ये सिमेट्रिक नहीं होता है। सिमेट्रिक नहीं होता मतलब कि इसके दोनों ग्रुप्स जो होते हैं, तो उसके दोनों ग्रुप्स होंगे वो सिमेट्रिक नहीं होंगे, सेम नहीं होंगे। तो उसका क्या होगा? उसके बाद जब उसकी साइक्लाइजेशन होगी, साइक्लाइजेशन बनने के बाद वहां पे दो ऑप्शंस होंगी कि दो तरह के स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब वो स्ट्रक्चर क्या होंगे वो आपको आगे डिटेल में टॉपिक में बताएंगे, लेकिन आप यहाँ पे याद रखें कि यहाँ पे दो टाइप के स्ट्रक्चर बनेंगे, क्योंकि दो ऑप्शंस क्रिएट होती हैं। दो स्ट्रक्चर्स बनेंगे तो उसे क्या बोलते हैं? डायास्टीरियोमर्स। देन दीज स्ट्रक्चर्स आर नोन एज एनोमर्स। अब डेफिनेशन पे चलते हैं। द कार्बोनिल कार्बन ऑफ अ मोनोसैकेराइड्स विच हैज नो कायरलिटी becomes asymmetric and following cyclization, and the resultant diastereomers are known as anomers। जो resultant diastereomers बनते हैं उसे हम एनोमर्स बोलते हैं। अब इसकी जो दो फॉर्म मैंने बोली थी, दो ऑप्शंस होंगी, वो कौन सी? एक को बोलेंगे अल्फा एनोमर, दूसरे को बोलेंगे बीटा एनोमर्स। C1 कार्बन, C1 नंबर हेमी एसिटल या फिर हेमी कीटल, C2 कार्बन इन दीज रिंग फॉर्म एनोमेरिक कार्बन। मतलब इन स्ट्रक्चर में कौन सी एनोमेरिक कार्बन बनाएगी? कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2। जैसे कि आपने देखा था ग्लूकोज के केस में कार्बन नंबर 1 के साथ बना था, कार्बन नंबर 5 के साथ, लेकिन फ्रक्टोज के केस में कार्बन नंबर 2 और कार्बन नंबर 5 के साथ बना था। द टू एनोमेरिक रिंग फॉर्म्स। अब जो रिंग्स बनेगी वो किस चीज पे डिपेंड करती है? प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन एंड OH ग्रुप, क्योंकि कार्बन, एनोमेरिक कार्बन के एक तरफ H लगता है, दूसरी तरफ OH ग्रुप होता है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो यहाँ पे डिपेंड करता है कि हाइड्रोजन एंड हाइड्रोक्सिल ग्रुप कैसे लगे हुए हैं। अगर जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है इट इज लाइंग बिलो द प्लेन ऑफ द रिंग, देन वो स्ट्रक्चर अल्फा फॉर्म होगा, दैट इज अल्फा एनोमर। लेकिन उसे दूसरा नाम क्या बोलेंगे? सिस फॉर्म बनेगी। अगर वही हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन होगा तो उसे ट्रांस या फिर बीटा फॉर्म बोलेंगे। मतलब अगर बिलो द प्लेन है तो अल्फा फॉर्म होगी, अगर अबव द प्लेन है तो बीटा फॉर्म होगी। अब इसे याद रखने का कैसे तरीका है? जैसे कि आपको याद रखना है दोनों में ही OH ग्रुप है, एक है बिलो, एक है अबव। अब यहाँ पे अल्फा फॉर्म लिखना है, मतलब कि बिलो में अल्फा फॉर्म, अल्फा में भी जैसे कि मैंने याद रखा है आप भी रख सकते हैं अगर आपको इजी लगे तो। अल्फा में भी एल आता है और बिलो में भी एल आता है, तो इसका मतलब यहाँ पे अल्फा फॉर्म बनेगी। दूसरा यहाँ पे अबव में भी बी आता है और बीटा में भी बी आता है, तो यहाँ पे आपको पता चल गया अबव के केस में क्या लिखोगे? बीटा फॉर्म, बिलो के केस में क्या लिखोगे? अल्फा। अगर आपको ऐसे ही याद रहेगा तो ठीक है, अदरवाइज आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। अब चलते हैं डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, तो आपको पता है वही बनाएं स्ट्रक्चर एज इट इज, 1 2 3 4 5 6 कार्बन नंबर इस पे लेबल करें। उसके बाद एक वही रिंग बनाएं जो हमने ग्लूकोज की रिंग बनाई थी। इसमें क्या होता है? कार्बन नंबर 5 जो है, कार्बन नंबर 5 में H ग्रुप और OH ग्रुप है। अब ये क्या करते हैं, यहाँ पे कार्बन नंबर 4 एंड कार्बन नंबर 5 इन दोनों में एक बॉन्ड जो होता है सिंपल रोटेट करता है। रोटेट जो होती है वो होती है एंटी क्लॉकवाइज, मतलब जिसे हम बोलते हैं काउंटर क्लॉकवाइज, जिसकी वजह से होता क्या है, जो कार्बन नंबर 5 है, 5 कार्बन, इस 5th कार्बन का जो OH ग्रुप होता है, ये ग्रुप क्या करता है? कार्बोनिल कार्बन का जो ग्रुप होता है उसमें चेंजेस आती हैं, मतलब कि इसकी ओरिएंटेशन चेंज हो जाती है। अब द OH ग्रुप विल नाउ ऑक्यूपाई पोजीशन ओरिजिनली ऑक्यूपाइड हाइड्रोजन एट कार्बन नंबर 5। अब क्या होगा कि जो C नंबर 1 है, मतलब कि कार्बन नंबर 1 है, अब ये एसिमेट्रिक है। ये क्या क्योंकि ये बना हुआ है एसिमेट्रिक कार्बन, दिस इज एसिमेट्रिक कार्बन, और ये हेमी एसिटल रिंग है, हेमी एसिटल ग्रुप है। तो यहाँ पे दो फॉर्म्स हो सकती हैं कि दो तरीके के यहाँ पे स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। अब दो स्ट्रक्चर्स क्या हैं यहाँ पे देखते हैं। दिस इज द ओपन फॉर्म ऑफ ग्लूकोज, ओके। अब यहाँ पे क्या है, ये जो OH ग्रुप है, ये OH ग्रुप किसका ग्रुप है? कार्बन नंबर 5 का। अब आप बोलोगे कि इस तरफ देखिए, यहाँ पे तो CH2 ग्रुप यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे ऊपर लिख दिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ चेंजेस किस किस के बीच में दिखाने हैं, कार्बन नंबर 1 एंड
कार्बन नंबर 5 के OH ग्रुप में, इसीलिए हमने यहाँ पे OH ग्रुप को इस तरफ रखा ताकि ये दोनों में हम बॉन्ड इजीली दिखा सकें, बाकी कुछ भी ऐसा डिफरेंस नहीं है। तो यहाँ पे क्या करोगे आप कि ये जो ऑक्सीजन पे लोन पेयर है इट विल मूव टूवर्ड्स कार्बन। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इंक्रीज हो जाएगी और इसका जो बॉन्ड होगा वो वैलेंसी डिस्टर्ब हो जाएगी। क्यों? 1 2 3 4th है कार्बन, 5th ये बॉन्ड बन गया, लेकिन 5 बॉन्ड तो होते नहीं है, तो ये क्या करेगा, फटाफट अपना डबल बॉन्ड ऑक्सीजन को दे देगा। अब ऐसा करने से क्या होगा, यहाँ पे एक बॉन्ड बनेगा, देखिए यहाँ पे बन गया एक बॉन्ड, यहाँ पे बॉन्ड बन गया, बॉन्ड तो बन गया, ठीक है, ऑक्सीजन और कार्बन में बॉन्ड बनना था, लेकिन अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि इसमें एक तो हो गया H ग्रुप, दूसरा हो गया OH ग्रुप। अब H ग्रुप ऊपर लिखेंगे या OH ग्रुप ऊपर लिखेंगे, ऐसा कैसे हम पता करें? अब यहाँ पे आगे दो ऑप्शंस, मतलब कि डायस्टीरियोमर्स बनेंगे। डायस्टीरियोमर्स में दोनों ऑप्शन है, एक तरफ आप बना दें OH ग्रुप ऊपर लिख दीजिए, दूसरी तरफ OH ग्रुप नीचे लिख दीजिए, बाकी द रेस्ट ऑफ होल स्ट्रक्चर वुड रिमेन सेम। तो यहाँ पे जहां पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऊपर लिखा गया है वहां पे आप कौन सी, अबव है, अबव में B आता है तो बीटा में B आता है, तो इसका मतलब ये कौन सी फॉर्म है, बीटा एनोमर बना। यहाँ पे बिलो द रिंग है, बिलो, तो यहाँ पे अल्फा फॉर्म बना, जिसका नाम क्या लिखोगे, अल्फा डी ग्लूकोज विच फॉर्म 36%, और दूसरा नाम अल्फा डी ग्लूकोपायरानोज क्योंकि 6 मेंबर रिंग है। दूसरी तरफ बीटा डी ग्लूकोज जिसका ज्यादा मेजर ग्रुप जो बनता है, दूसरा है बीटा डी ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर। अब ये जो मैंने अभी आपको समझाया उसको आपको पॉइंट वाइज भी लिखना पड़ेगा, तो कैसे लिखोगे, अ सिंपल रोटेशन ऑफ बॉन्ड बिटवीन कार्बन नंबर 4 कार्बन नंबर 5 काउंटर क्लॉकवाइज, मतलब कि एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज मैनर ब्रिंग्स द C5OH ग्रुप इनटू अ पोजीशन फॉर रिएक्शन विद कार्बोनिल ग्रुप। मतलब अब क्योंकि हमने बोला था कि कार्बन पे जो 5th नंबर कार्बन, अगर मैं आपको दोबारा दिखाऊं, जो कार्बन नंबर 5th है उसका जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है, अब यहाँ पे ये इस तरफ कैसे पहुंचा, इस तरफ ये था, लेकिन ये इधर कहाँ कैसे पहुंच गया, ऐसा कैसे, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ कि रोटेशन हुई है, सिंपल एक रोटेशन हुई है कार्बन नंबर 5 एंड कार्बन नंबर 4 के बीच में रोटेशन हुई है एंटी क्लॉकवाइज, तभी क्या हुआ कि OH ग्रुप दूसरी तरफ आ गया। ऐसे नहीं है कि आपको ड्राइंग की तरह आप कहीं भी कोई भी ग्रुप लगा देंगे, ये हुआ है सिर्फ और सिर्फ रोटेशन की वजह से। द OH ग्रुप विल नाउ ऑक्यूपाई द पोजिशन ओरिजिनली ऑक्यूपाइड बाय हाइड्रोजन एट कार्बन नंबर 5 सिंस कार्बन नंबर 1 बिकम्स एन asymmetric carbon in the hemiacetal, then 2 diastereomers are possible. The structure of two anomers, जो दो एनोमर्स बने थे ऑफ डी ग्लूकोज इन फिशर एंड हावर्थ प्रोजेक्शन में हम पढ़ने वाले हैं। अभी तक तो हमने देखा कि वो बॉन्ड बनते कैसे हैं, क्यों बनते हैं, कैसे बनते हैं। अब हम देखेंगे कि अगर उनकी फिशर प्रोजेक्शन भी देखेंगे और हावर्थ प्रोजेक्शन भी, दोनों की फाइंड करेंगे। तो चलिए चलते हैं सबसे पहले फिशर प्रोजेक्शन पे। फिशर प्रोजेक्शन में क्या होगा, हमें स्ट्रक्चर बनाने होंगे अल्फा डी ग्लूकोज के लिए भी, बीटा डी ग्लूकोज के लिए भी। ये भी हमने लास्ट वीडियो में सीखा था कि अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं। दोबारा हम आपको बता देते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें कि कार्बन में, किसी भी कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, सिर्फ और सिर्फ एक पोजीशन का डिफरेंस है कि कार्बन नंबर, यहाँ पे जो कार्बन है इसमें लेफ्ट हैंड साइड में हाइड्रोजन है और राइट हैंड साइड में हाइड्रोक्सिल ग्रुप। लेकिन बीटा डी ग्रुप में क्या होगा, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे लिखा हुआ है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया बीटा डी। अगर आप इसको रिंग के फॉर्म में पढ़ोगे तो आपको इजीली समझ आ जाएगा कि अल्फा डी कैसे लिखा, बीटा डी ग्लूकोज कैसे लिखा। और ये तो थी हावर्थ प्रोजेक्शन, फिशर प्रोजेक्शन, जिसमें आपको कार्बन ऑक्सीजन कार्बन लिंकेज दिखानी थी। वो किस किस के बीच में दिखानी होगी, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5, क्योंकि इट इज अ ग्लूकोज। तो सेम लिंकेज आप दोनों में सेम ही दिखाओगे, वेरी इजी। आपको पता होना चाहिए अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के स्ट्रक्चर्स कैसे बनते हैं, पहले वो उसके स्ट्रक्चर्स बना दीजिए। सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 में आपको ऑक्सीजन लिंकेज दिखानी है, अल्फा डी ग्लूकोज में भी, बीटा डी ग्लूकोज में भी, वेरी इजी। ऐसे ही आपको हावर्थ प्रोजेक्शन अगर बनानी हो, वेरी इजी। कैसे, जो फिशर प्रोजेक्शन है आप उसको देखते हुए आप ये स्ट्रक्चर्स बना सकते हैं। कैसे और कैसे बनाओगे, सबसे पहले आपको इस कार्बन, फर्स्ट कार्बन दिखाना है। फर्स्ट कार्बन लिखा, इसमें जो लेफ्ट हैंड साइड में ग्रुप होगा वो अबव द प्लेन, राइट हैंड साइड में बिलो द प्लेन। कार्बन नंबर 2 में भी ऐसे करिए। कार्बन नंबर 3 में लेफ्ट हैंड साइड हाइड्रोक्सिल ग्रुप अबव द प्लेन, राइट हैंड साइड हाइड्रोजन इज बिलो द प्लेन ऑफ कार्बन। और यहाँ पे
लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप अबव द कार्बन, राइट हैंड साइड ग्रुप हाइड्रोक्सिल ग्रुप इज बिलो द कार्बन। अब यहाँ पे क्या करोगे, कार्बन नंबर जो 5th है इसमें लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप बिलो द प्लेन, और क्योंकि ऊपर क्या लिखना था हमें CH2H ग्रुप, क्यों, क्योंकि हमें कार्बन नंबर 5th और कार्बन नंबर 1st में हमें ऑक्सीजन लिंकेज दिखानी है, तो कार्बन नंबर 5th और कार्बन नंबर 1 में ऑक्सीजन लिंकेज दिखा दीजिए। सेम आपको स्ट्रक्चर्स ऐसे ही बीटा डी ग्लूकोज के लिए ही हाफ अर्थ प्रोजेक्शन बनानी है, आपको सिर्फ और सिर्फ चेंज करना है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे जहां पे जो यहाँ पे अगर मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देती हूँ कि आपको पता चल जाएगा कि चेंज कहाँ पे है। चेंज सिर्फ आपको यहाँ पे दिखाना है, बाकी सारा जो स्ट्रक्चर होगा वो सेम रहेगा। तो आई होप आपको इजीली समझ आ जाएगा और आपको स्ट्रक्चर बनाने के लिए भी आसानी होगी। अब ये तो थे सारे स्ट्रक्चर्स। अब नेक्स्ट एक छोटा सा टॉपिक है विच इज नोन एज म्यूटा रोटेशन। अब म्यूटा रोटेशन क्या होती है, अगर हम इसकी बात करें कि यहाँ पे जो अल्फा डी ग्लूकोज और इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की सबसे पहले बात करते हैं, क्योंकि म्यूटा रोटेशन जो इसकी डेफिनेशन समझने के लिए, फिनोमिना समझने के लिए हमें इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेसिस पे ही इसकी डेफिनेशन बनानी है, तो इसीलिए हमें फिजिकल प्रॉपर्टीज को जानना जरूरी है। तो जो अल्फा डी ग्लूकोज है इसका मेल्टिंग पॉइंट है 419 केल्विन, लेकिन बीटा डी ग्लूकोज का थोड़ा सा ज्यादा है 423 केल्विन। लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन की बात करें, स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ अल्फा डी ग्लूकोज इज प्लस 112.2 डिग्री, लेकिन स्पेसिफिक रोटेशन ऑफ बीटा डी ग्लूकोज इज 18.7 प्लस 18.7 डिग्री। 18.7 अगर आप देख सकते हैं कि इनमें कितना डिफरेंस है स्पेसिफिक रोटेशन का। अब चाहे तो हो अल्फा डी ग्लूकोज चाहे हो बीटा डी ग्लूकोज, जब इस ग्लूकोज को आप वाटर में डिसॉल्व करोगे, ये एक्सपेरिमेंट आपको स्पेसिफिक रोटेशन का फिजिक्स में भी बहुत बार आप रिपीट करोगे, प्रैक्टिकल भी इसका सेपरेटली बनाया जाता है स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। तो वहां पे भी हम क्या करते हैं, हम ग्लूकोज को ही यूज करते हैं, उसको वाटर में पहले डिसॉल्व कर देते हैं, चाहे अल्फा डी ग्लूकोज हो चाहे बीटा डी ग्लूकोज। अब उसकी जो स्पेसिफिक रोटेशन है वो अब चेंज होनी स्टार्ट हो जाएगी। चेंज कब तक स्टार्ट होगी, चेंज तो होगा स्लोली, लेकिन वो कब तक चेंज होता जाएगा, जब तक वो इक्विलिब्रियम वैल्यू पे ना जाए। अब इक्विलिब्रियम वैल्यू स्पेसिफिक रोटेशन के लिए क्या होती है, प्लस 52.7 डिग्री। दिस इज द इक्विलिब्रियम वैल्यू ऑफ स्पेसिफिक रोटेशन। अब अल्फा डी ग्लूकोज भी चेंज होता जाएगा तब तक ये वैल्यू ना आ जाए स्पेसिफिक रोटेशन के लिए। बीटा डी ग्लूकोज है तब भी वो यहाँ तक वैल्यू अपनी लाता जाएगा तब तक जब तक इक्विलिब्रियम कंडीशन ना आ जाए। अब ये जो ग्रेजुअल चेंज है, वेरी स्लो चेंज इन द स्पेसिफिक रोटेशन, चाहे वो स्पेसिफिक रोटेशन अल्फा डी ग्लूकोज की हो 112.2 डिग्री से 52.7 डिग्री हो, चाहे 18.7 डिग्री से 52.7 डिग्री हो, अब ये जो चेंज आता है रोटेशन का, इसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। म्यूटा मतलब चेंज, रोटेशन मतलब स्पेसिफिक रोटेशन। स्पेसिफिक रोटेशन में जो चेंज होता है उसे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। अब दोबारा से समझ लें, सीधे सीधे शब्दों में ये है कि अगर स्पेसिफिक रोटेशन में चेंज आता है तब तक जब तक इक्विलिब्रियम स्पेसिफिक रोटेशन को हम उसको इक्विलिब्रियम पोजीशन तक अचीव ना कर पाए तब तक उसको बोलते हैं, उसको उसमें चेंज होता है म्यूटा रोटेशन का। जब इक्विलिब्रियम वैल्यू आ जाती है तो वो उसको बोलते हैं, उस चेंज को बोलते हैं कि म्यूटा रोटेशन इसकी हो गई है। अब इसकी डेफिनेशन पे चलते हैं। इफ ईदर अल्फा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी ग्लूकोज इज डिसॉल्व्ड इन वाटर, the specific rotation changes slowly until it reaches an equilibrium value of 52.7 degree. This gradual change in specific rotation from this value to equilibrium, this value or this value to equilibrium value is known as muta rotation. अब नेक्स्ट टॉपिक, ये टॉपिक यहीं पे खत्म। नेक्स्ट टॉपिक है कन्फर्मेशन। कन्फर्मेशन का मतलब यहाँ पे हम एक तरह से अगर दूसरे शब्दों में बोलें, अगर स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम इसे कन्फर्मेशन बोलते हैं, लेकिन अगर हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात करें वहाँ पे हम अगर ज्योमेट्री की बात करें, एंगल्स की बात करें और स्टेबिलिटी की बात करें तो हम वही बात इसमें करने जा रहे हैं। तो कन्फर्मेशन इज अ पर्टिकुलर ओरिएंटेशन, किसका, एटम्स का। मॉलिक्यूल्स में एटम्स का एक पर्टिकुलर अगर ओरिएंटेशन होती है, दीज आर डिफर फ्रॉम पॉसिबल ओरिएंटेशन बाय द रोटेशन अराउंड सिंगल बॉन्ड। जैसे कि हमने बात करी थी कि कार्बन नंबर, अगर हम अल्फा डी और बीटा डी ग्लूकोज की बात करी थी, वहां पे हमने बोला था कि कार्बन नंबर 4 और कार्बन नंबर 5 में रोटेशन हो जाती है, जिसकी वजह से वो हाइड्रोक्सिल ग्रुप आगे आ जाता है, रोटेशन एंटी क्लॉक रोटेशन की वजह से।
ऐसे ही यहाँ पे भी यही बताया गया है कि अगर रोटेशन हो अराउंड सिंगल बॉन्ड तो कुछ यहाँ पे कुछ जो एटम्स होते हैं वो अपनी ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। द COC बॉन्ड एंगल इन हेमी एसिटल रिंग इज 111 डिग्री विच इज सिमिलर टू CCC बॉन्ड एंगल। COC bond angle is quite close to CCC bond angle of साइक्लोहेक्सेन विच इज 109 डिग्री। तो साइक्लोहेक्सेन के लिए है 109 डिग्री, हेमी एसिटल रिंग के लिए है 111 डिग्री। अब देखिए कितना क्लोज है दोनों वैल्यूज, जबकि बॉन्ड एंगल दोनों के डिफरेंट है। हेमी एसिटल में है COC बॉन्ड एंगल और साइक्लोहेक्सेन के केस में है CCC डबल बॉन्ड C बॉन्ड एंगल। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि एक तो होती है चेयर फॉर्म, दूसरी होती है बोट फॉर्म। अब जो दोनों रिंग्स होती हैं वो एक दूसरे में फटाफट फ्लिप होती रहती हैं क्योंकि ये स्टेबल नहीं होती हैं, तो एक दूसरे में फटाफट फ्लिप होती रहती हैं, इनके ग्रुप्स फ्लिप होते रहते हैं। तब अगर हम बात करें, दोनों को कंपैरिजन करें कि चेयर फॉर्म या बोट फॉर्म कौन सी ज्यादा प्रेफर की जाती है, तो आंसर है चेयर फॉर्म ज्यादा प्रेफर की जाती है एज कंपेयर टू बोट फॉर्म। वाई? The pyranose ring of glucose rather than forming a true planar ring is puckered, मतलब इसका puckered structure बनता है, puckered ring structure in a manner similar to the cyclohexane, cyclohexane की तरह बिल्कुल, which exists two form in the chair form, in the boat form। जो चेयर कन्फर्मेशन प्रेफर क्यों की गई है, तो यहाँ पे हम इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि इसलिए प्रेफर करते होंगे क्योंकि वो स्टेबल होगी। अब स्टेबल क्यों होगी? क्योंकि वहां पे जितने भी ग्रुप्स होंगे उसमें ज्यादा स्ट्रेन नहीं होगा, ज्यादा स्टेरिक हिंड्रेंस नहीं होगी, तो वही इसका रीजन है। द चेयर कन्फर्मेशन ऑफ ग्लूकोज मिनिमाइजेस द रिंग स्ट्रेन एंड इट इज दिस रिंग फॉर्म दैट इज प्रेफर्ड। अब चेयर फॉर्म में दोनों फॉर्म्स हो सकती हैं, अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज। अब हमने बताया था कि दोनों में सिर्फ एक ही डिफरेंस है कि वो है कार्बन नंबर 1 पे। कार्बन नंबर 1 पे जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो बिलो द कार्बन है, यहाँ पे अबव द कार्बन है। अब यहाँ पे अबव और बिलो की बात नहीं करते हैं, यहाँ पे हम इक्वेटोरियल और एक्सियल की बात करते हैं। इक्वेटोरियल जो एक्सिस पे होते हैं उसे हम एक्सियल बॉन्ड बोलते हैं, जो उसके एक्सिस पे नहीं होते हैं उसे हम इक्वेटोरियल बॉन्ड्स बोलते हैं। तो यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज के बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम रहेंगे, सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 1 में यहाँ पे डिफरेंस रहेगा। तो इसे हाईलाइट कर सकते हैं, कार्बन नंबर 1 में डिफरेंस है, बाकी सारा सेम है। तो आपको पता चल गया होगा कि कार्बन जो चेयर फॉर्म होती है वही प्रेफर क्यों की जाती है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो इसको क्वेश्चन को आप छोड़िएगा मत, एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिए ताकि अगर पेपर में आपको आ जाए तो आपको एक बार रिमाइंड हो कि मैंने एक बार किया था तो कैसे किया था। तो उसमें आपको स्ट्रक्चर अच्छे से बनाना। तो एक वर्ड जो है वेरी इंपॉर्टेंट, पकड़ स्ट्रक्चर। पकड़ स्ट्रक्चर आपको अच्छे से इसमें बिल्कुल इसमें लेबल करना है कि पकड़ स्ट्रक्चर बनता है, अदरवाइज इसका पकड़ स्ट्रक्चर जो है इसका मेन रीजन है। अब नेक्स्ट टॉपिक, फ्रक्टोज एंड अदर मोनोसैकेराइड्स। अब हम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चर्स के बेसिस पे बात करने वाले हैं। सबसे पहले अगर फ्रक्टोज की बात करें, इट इज अ कीटोहेक्सोज प्रोड्यूस्ड बाय हाइड्रोलिसिस ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड्स की हाइड्रोलिसिस करने पे हमें ये मिलता है। अब जो फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर है वो पायरानोज अल्फा डी फॉर्म में, बीटा डी फॉर्म में, और उसका फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी हो सकता है अल्फा डी फॉर्म में, बीटा फॉर्म में। मतलब पायरानोज स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएं, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी बना के दिखाएं। पायरानोज स्ट्रक्चर भी दो होंगे अल्फा एंड बीटा, फ्यूरानोज स्ट्रक्चर भी दो होंगे अल्फा एंड बीटा। अब कैसे बनाएंगे? वेरी वेरी इजी। सबसे पहले आप देखिए कि फ्रक्टोज का स्ट्रक्चर कैसा होता है, फिर उसमें कार्बन नंबर किस किस में आपको करना है चेंज। कार्बन नंबर यहाँ पे 6 और कार्बन नंबर 2, इसमें आपको कार्बन की जो लिंकेज है वो दिखानी है। यहाँ पे भी और यहाँ पे भी सेम है, सिर्फ और सिर्फ क्या डिफरेंस होगा कार्बन नंबर 2 में। कार्बन नंबर 2 में क्या डिफरेंस है? OH ग्रुप का। मैंने बताया था बिलो द प्लेन है तो अल्फा डी फॉर्म, अबव द प्लेन है तो बीटा डी फॉर्म। फ्यूरानोज में भी आपको ऐसे ही दिखाना है, लिंकेज किस किस के बीच में दिखानी है, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5, कार्बन नंबर 2 एंड कार्बन नंबर 5। लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे आपको चेंज इसका करना है, बाकी सारा सेम रहेगा। वेरी इजी।
आपको सिर्फ ये पता होना चाहिए कि मुझे लिंकेज किसके बीच में दिखानी है और अल्फा और बीटा का जो डिफरेंस है वो क्या होता है। डिफरेंस आपको अगर पता चल गया तो आपको स्ट्रक्चर याद करने की जरूरत नहीं है, आप अपने आप बनाते जाओगे। नेक्स्ट इज गैलेक्टोज। गैलेक्टोज का भी फॉर्मूला वही है, लेकिन फॉर्म डिफरेंस क्या है। ग्लाइकोलिपिड्स विच आर कंपोनेंट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम ऑल्सो कंटेन गैलेक्टोज। इसमें गैलेक्टोज भी होता है। बीटा डी ग्लूकोसामीन इज द component of chitin which is मेजर कॉम्पोनेंट ऑफ एक्सोस्केलेटन ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की जो ऊपर चमड़ी एक्सोस्केलेटन जितना भी होता है उसका इंसेक्ट्स का, उसमें ये जो है मेजर कॉम्पोनेंट पाया जाता है ग्लूकोसामीन। ग्लैक्टोसामीन भी होता है विच इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट कॉम्पोनेंट ऑफ कार्टिलेज। अब इनके स्ट्रक्चर के बेसिस पे चलते हैं, ग्लूकोसामीन का भी गैलेक्टोसामीन का भी। दोनों के स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन नंबर यहाँ पे आपको 1 2 3 4 लेवल लगा लीजिए, मैंने नहीं लगाए हैं, आप स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5। और यहाँ पे इसका स्ट्रक्चर देखिए, डी ऑक्सी 2 अमीनो बीटा ग्लाइकोपायरानोज। अगर आपको स्ट्रक्चर बनाना हो तो सबसे पहले आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाना होगा। कौन सी फॉर्म, ग्लाइकोपायरानोज फॉर्म बनानी है। उसमें सेकंड पोजीशन पे आपको लगानी है अमीनो ग्रुप। सेकंड कार्बन पे आपको NH2 ग्रुप लगाना है, दैट इज नोन एज अमीनो ग्रुप। और सेकंड ही कार्बन में जहां पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोक्सिल ग्रुप जहां पे होना था वहां पे क्या है, डीऑक्सी, मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन को रिमूव कर दिया गया है, विच इज ऑल्सो नोन एज बीटा डी ग्लूकोसामीन। तो आपको सबसे पहले क्या बनाना है, बीटा ग्लूकोपायरानोज स्ट्रक्चर। बीटा है तो इसका मतलब OH ग्रुप फर्स्ट कार्बन पे अबव द कार्बन रहेगा। उस पे 2 पोजीशन पे अमीनो ग्रुप लगाना है, 2 पोजीशन पे ही डीऑक्सी ग्रुप हो जाएगा, मतलब कि वहां पे ऑक्सीजन नहीं होगा। डीऑक्सी मतलब वहां पे कोई भी ऑक्सीजन ग्रुप नहीं होगा। वैसे ही आपको इसकी दूसरी फॉर्म गैलेक्टो फॉर्म बनानी है। लेकिन डिफरेंस की बात अगर करें, डिफरेंस क्या है, सबसे पहले बात करें फर्स्ट कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, सेकंड कार्बन में कोई डिफरेंस नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखिए समीन जो है, समीन का मतलब यहाँ पे अगर आपको उसको तोड़े तो यहाँ पे अमीन ग्रुप है। अमीन ग्रुप है तो सीधा सीधा आपको एक ट्रिक मिल गई है कि यहाँ पे अमीनो ग्रुप बिल्कुल रहेगा ही रहेगा। ग्लूको है मतलब कि ग्लूकोज बनाना है, बीटा है तो उसकी बीटा फॉर्म बनानी है, अमीन ग्रुप उसको सेकंड पोजीशन पे लगाना है, बस। बाकी उसका दूसरा नाम आप लिख सकते हैं। तो हम कंपैरिजन कर रहे थे दोनों के स्ट्रक्चर में, कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 2 एंड दिस इज कार्बन नंबर 3, कार्बन नंबर 4। कार्बन नंबर 4 इसका दोनों का कंपैरिजन कीजिए, अबव द प्लेन बिलो द प्लेन। बाकी सारे स्ट्रक्चर जो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है वो सेम है। नेक्स्ट इज राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। राइबोज का स्ट्रक्चर मतलब कि फिशर प्रोजेक्शन भी दिखाओगे, हावर्थ प्रोजेक्शन भी दिखाओगे, राइबोज के लिए भी, डीऑक्सीराइबोज के लिए भी। राइबोज का स्ट्रक्चर हमने लास्ट वीडियो में आपको दिखा चुके हैं, लेकिन दोबारा मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि जो राइबोज होता है उसमें वही आपको 1 2 3 4 5 कार्बन्स दिखानी है। ऑक्सीराइबोज में भी, डीऑक्सीराइबोज में भी, राइबोज में भी सेम दिखाना है। लेकिन डिफरेंस क्या है, फर्स्ट कार्बन सेम, सेकंड कार्बन पे आपको वही HOH ग्रुप लगाना है। जो राइबोज है वहां पे आपको सारे के सारे जो हाइड्रोजन है वो एक तरफ लगाने हैं और हाइड्रोक्सिल ग्रुप दूसरी तरफ लगाने हैं। लेकिन यहाँ पे अगर आपको बताएं, नाम से ही आप स्ट्रक्चर बना सकते हैं। राइबोज का स्ट्रक्चर आपको याद हो गया, डीऑक्सी का मतलब है, डी का मतलब है निकाला जाना, ऑक्सी का मतलब है ऑक्सीजन। राइबोज में ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन निकाल देंगे, कहां से निकालेंगे, कार्बन नंबर 2 से। तो देखिए यहां पे, देखिए इस कार्बन पे अगर आप देखें, दोनों में यही कंपैरिजन है कि बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम है, लेकिन इस कार्बन पे एक ऑक्सीजन नहीं है, ऑक्सीजन निकाल दिया गया तो वो बन गया डीऑक्सीराइबोज। तो यही इसमें डिफरेंस है। इसका आप सीधा सीधा आप हावर्थ प्रोजेक्शन बना दीजिए। अब ये 5 कार्बन रिंग है तो इसका कौन सा स्ट्रक्चर बनेगा, फ्यूरान स्ट्रक्चर बनेगा। कार्बन नंबर 1 अब कैसे दिखाओगे, जितने भी फर्स्ट कार्बन पे CHO ग्रुप, इसको कैसे दिखाओगे, लिंकेज दिखानी होगी आपको कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 में। कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5 में आपको ये यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे लिंकेज दिखानी है, तो बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। सिमिलरली यहाँ पे भी, तो यहाँ पे देखिए स्ट्रक्चर कार्बन नंबर 1, कार्बन नंबर 1 यहां से स्टार्ट होता है 1 2 3 4 5,
तो यहाँ पे देखिए 5th कार्बन इज एज इट इज, 4th कार्बन लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप अबव द प्लेन, लेफ्ट हैंड साइड ग्रुप अबव द प्लेन, लेकिन यहाँ पे देखिए 1st कार्बन पे CHOH रिंग बनेगी। यहाँ पे CHOH कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 5th में। तो जो लिंकेज है ऑक्सीजन की वो आप सीधा सीधा यहाँ पे दिखा दें, लेकिन इसमें क्या है कि आपको सिर्फ एक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को नहीं दिखाना है। यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे हाइड्रोजन आएगा, ऑक्सीजन नहीं आएगा। उसके बाद है ग्लूकोज 6 फॉस्फेट एंड फ्रक्टोज डाइफॉस्फेट। सबसे पहले बात करेंगे ग्लूकोज 6 फॉस्फेट का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं। मतलब कि आपको ग्लूकोज का बनाना है, कौन सा बनाना है, 6 मतलब 6 मेंबर रिंग बनाना है। पहले इसका आप पायरानो स्ट्रक्चर बना दीजिए। उसके बाद आपको क्या करना है, चाहे आप अल्फा फॉर्म लें या बीटा फॉर्म लें, यहाँ पे ली गई है अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज। अब 6th पोजीशन पे फॉस्फेट लगाना है, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा। फॉस्फेट क्या होता है, PO3 नेगेटिव, PO3 2 नेगेटिव, दिस इज फॉस्फेट ग्रुप। ओके, अब 5th कार्बन जो होता है, 5th कार्बन के ऊपर जो 6th पोजीशन होती है उस पर लिखा होता है CH2OH ग्रुप। अगर आपको याद हो, यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपको हाइड्रोजन को हटा के ये वाला ग्रुप ऑक्सीजन के साथ अटैच कर दें, क्या बन जाएगा, CH2O PO3 2 नेगेटिव। देखिए यहाँ पे कार्बन नंबर 6 पे लिखा हुआ है CH2O PO3, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, सिर्फ और सिर्फ क्योंकि यहाँ पे बोला गया 6th पोजीशन पे लगाना है फॉस्फेट। तो जैसे ही नाम आप देखोगे वहां से अपने आप आपको समझ आ जाएगा। आपको कुछ भी रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, क्रैम ना कीजिए। आपको सिर्फ और सिर्फ एक बात समझ लीजिए कि कैसी ऐसी जो ट्रिक है जिसके बेसिस पे हम ये स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इट इज वेरी इजी कि 6th पोजीशन पहले ग्लूकोज बनाए और 6th पोजीशन पे लगा दें फॉस्फेट। अब है फ्रक्टोज, बनाना है फ्रक्टोज स्ट्रक्चर, लेकिन उसमें डाइफॉस्फेट, डाई मतलब 2, यहाँ पे 2 फॉस्फेट ग्रुप लगेंगे। क्योंकि फ्रक्टोज में 2 CH2OH ग्रुप होते हैं, तो जितने भी CH2 ग्रुप होते हैं वो कितने होते हैं, 2। तो दोनों में ही फॉस्फेट ग्रुप लगेगा, तो ऑब्वियसली इसका नाम डाइफॉस्फेट बन जाएगा। बना दीजिए, दिस इज CH2OH ग्रुप, दिस इज CH2OH ग्रुप, लेकिन H दोनों का हाइड्रोजन हटा के क्या लगा दिया, PO3 2 नेगेटिव, फॉस्फेट ग्रुप लगा दिया। वेरी इजी। अब हम बात करने वाले हैं कुछ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मोनोसैकेराइड्स। फर्स्ट ऑफ ऑल रिएक्शन करेंगे विद डाइल्यूट एल्कलीज। एल्कलीज के साथ रिएक्शन करेंगे, कुछ घंटों तक क्या होगा कि उसकी आइसोमराइजेशन हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज को अगर लें रिएक्शन के बीच, तो डी ग्लूकोज को अगर एल्कली के साथ रिएक्शन करवाएंगे तो उसकी आइसोमराइजेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या बनेंगे, डी फ्रक्टोज एंड डी मैनोज बनेंगे। अब ये कैसे बनेंगे, सबसे पहले ले लीजिए ग्लूकोज का स्ट्रक्चर। ग्लूकोज के स्ट्रक्चर में अब क्या करोगे, आप एल्कली लोगे। सपोज आपने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब क्या बेस का काम क्या है, हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करना। अब यहाँ पे क्या करेगा, ये हाइड्रोजन को लेके जाएगा, ये बॉन्ड फ्री हो गया, ये बॉन्ड फटाफट यहाँ पे चला जाएगा, बन गई इन फॉर्म। और क्या होगा यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे इसकी जो वैलेंसी है वो डिस्टर्ब हो जाएगी, 1 2 3 4 5 5 नहीं होगी, तो ये फटाफट क्या करेगा, यहाँ पे ट्रांसफर हो जाएगा। एक्चुअली ट्रांसफर क्या होता है, हाइड्रोजन ट्रांसफर हो गया। तो देखिए यहाँ पे बन गया OH ग्रुप, जो यहाँ पे लिखा गया, H ग्रुप एज इट इज लिखा गया। ये जो डबल बॉन्ड है देखिए बन गया, विच इज फॉर्म नोन एज इंडायोल इंटरमीडिएट। इट इज हैविंग ट्रांस कन्फिगरेशन। तो इससे क्या होगा, अब यहाँ पे देखिए सीधा सीधा इसकी हाइड्रोलिसिस करवा दीजिए। हाइड्रोलिसिस करने की वजह से यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे फिर से दोबारा से कार्बोनिल ग्रुप और CH2 ग्रुप दोबारा से बन जाएगा। मतलब कि यहाँ पे जो ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच में बॉन्ड है यहाँ पे जाएगा और ये इसके पास चला जाएगा, जिसकी वजह से जो हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन इसके पास चले गए और यहाँ पे बन गया कार्बोनिल ग्रुप। ये मैं आपको एक ओवरव्यू दे रही हूँ कि कैसे मैकेनिज्म हुआ, ये कैसे बॉन्ड बना। आप इसका मैकेनिज्म भी दे सकते हो, लेकिन आपके सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ रिएक्शंस के बारे में बताया गया है, तो आपको डिटेल में ज्यादा जाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे है, दिस इज नोन एज फ्रक्टोज स्ट्रक्चर, CH2OH, इसीलिए ये कौन सा बन गया, फ्रक्टोज स्ट्रक्चर। अब इसी इंटरमीडिएट की आप लोगे सिस फॉर्म, क्योंकि दोनों फॉर्म्स बनेगी, सिस फॉर्म भी ट्रांसफॉर्म भी। ट्रांसफॉर्म दे देता है फ्रक्टोज, सिस फॉर्म क्या दे देगा, मैनोज। सेम आपको इंडायोल इंटरमीडिएट लेना है, लेकिन इसकी सिर्फ ट्रांस कन्फिग्रेशन होगी, कन्फिग्रेशन चेंज होगी। अब यहाँ पे क्या जो हाइड्रोजन ग्रुप लगेगा वो किस तरफ लग जाएगा, यहाँ पे।
अब इस तरफ लगा है हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड पे लगा है, और बाकी इसका जो CHO ग्रुप बाकी क्या है OH जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे, दूसरे हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड पे है, इसीलिए इसका बनता है नाम मैनोज। मैंने लास्ट वीडियो में आपको सिखाया भी था कि यहाँ पे डबल एन आता है। डबल एन का मतलब है कि दोनों चीजें एक तरफ, बाकी दोनों चीजें एक तरफ, मतलब यहाँ पे डबल डबल स्ट्रक्चर। डबल डबल मतलब डबल ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप लेफ्ट हैंड साइड, डबल ही हाइड्रोक्सिल ग्रुप राइट हैंड साइड। आप इसे इस ट्रिक्स के साथ याद रख सकते हैं। नेक्स्ट रिएक्शन इज एल्डोज शुगर, फॉर एग्जाम्पल ग्लूकोज। जब उसे स्ट्रांगली हीट किया जाता है मिनरल्स एसिड्स के साथ, तो क्या होगा, एसिड्स के साथ रिएक्शन करवाओगे तो वो उसकी डिहाइड्रेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से क्या क्या बनेगा, हाइड्रोक्सी मिथाइल फरफुरल, फरफुरल इसे बोलते हैं। आप क्या लोगे, ये है ग्लूकोज स्ट्रक्चर, लेकिन आपको इस चेन पूरा ओपन करके नहीं बताया गया है। तो यहाँ पे है ग्लूकोज, मिनरल एसिड के साथ इसकी रिएक्शन करवाओगे, ये बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम रहेगा, लेकिन यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इस पे चेंज है। इस पे क्या चेंज है कि आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे फ्यूरान रिंग बना देनी है, बाकी सारा सेम रहेगा। तो देखिए यहाँ पे हाइड्रोक्सी ग्रुप भी है, हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप है, दिस इज हाइड्रोक्सी मिथाइल, और इसका नाम पड़ गया फरफुरल। और दूसरी तरफ यहाँ पे अगर इसको दोबारा से डिहाइड्रेशन करवाएंगे, दोबारा से डिहाइड्रेशन हो जाएगी, ये पूरा ग्रुप उड़ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोक्सिल ग्रुप। इसलिए यहाँ पे डिहाइड्रेशन हुई है और हाइड्रोक्सी मिथाइल ग्रुप यहाँ पे खत्म हो गया, सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड बचा। मतलब कि ये स्ट्रक्चर होता है फरफुरल का, फरफुरल यहाँ पे हमें मिलेगा। शुगर्स रिड्यूस द सोल्यूशन ऑफ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइज एजेंट कौन से, जैसे कि बेनेडिक्ट सोल्यूशन है, उसमें एक कॉपर आयन यूज होता है। इट फॉर्म्स द बेसिस ऑफ क्लिनिकल डिटेक्शन ऑफ ग्लूकोज, मतलब कि जब जो ज्यादातर केमिस्ट होते हैं, यूरिन सैंपल में अगर हमें सैकेराइड्स देखने हो कि मोनोसैकेराइड्स की प्रेजेंस है या नहीं है, ग्लूकोज की डिटेक्शन करनी हो, तो वहां पे यूरिन सैंपल जो लिया जाता है उसमें डिटेक्शन बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ की जाती है। ये आपको केमिस्ट्री के एक्सपेरिमेंट्स पे भी आता है, बेनेडिक्ट सोल्यूशन भी होता है, फेनिंग सोल्यूशन भी होता है, तो टॉलेंस रिएजेंट भी होता है। बहुत सारे ऐसे रिएजेंट्स हैं जिनका अलग अलग पर्पस है। बेनेडिक्ट सोल्यूशन यूरिन सैंपल में ग्लूकोज की डिटेक्शन करने के लिए हेल्पफुल है। अब कैसे क्या होता है, जब ग्लूकोज, व्हेन ग्लूकोज इफ प्रेजेंट, अगर ग्लूकोज यूरिन सैंपल में प्रेजेंट है तो क्या होगा, ये जो कॉपर है, कॉपर 2 पॉजिटिव है, इसकी रिडक्शन हो जाएगी। रिडक्शन कैसे होगी, क्योंकि ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या करेगा, इसको कॉपर 2 पॉजिटिव जो है वो कॉपर 1 पॉजिटिव में चेंज हो जाएगा। और ये तो हो गया मैकेनिज्म, लेकिन हमें देखने में पता नहीं चलेगा कि कॉपर 2 पॉजिटिव है और कॉपर 1 पॉजिटिव में रिड्यूस हुआ है नहीं हुआ है, लेकिन उसको देखेंगे अगर आप तो क्या होगा, अगर यूरिन में ग्लूकोज की प्रेजेंस है तो बेनेडिक्ट सोल्यूशन के साथ रिएक्ट करने के एकदम बाद उसमें प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे, उस सैंपल में प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। वो प्रेसिपिटेट्स किस कलर के होंगे, रेड कलर, ब्रिक रेड कलर के प्रेसिपिटेट्स बन जाएंगे। तो केमिकली उसका मतलब क्या है कि वहां पे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने की वजह से वो ऑक्सीडाइज करेगा, तो यहाँ पे क्या बन जाएगा, कॉपर ऑक्साइड बन जाएगा, मतलब कि क्यूप्रस ऑक्साइड जिसे बोलते हैं Cu2O। तो क्यूप्रस ऑक्साइड बन जाएगा, जिसको आप देख के बोल सकते हैं ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट बनेंगे। तो आप बोलेंगे, केमिस्ट बोल देता है कि आपके जो यूरिन सैंपल है उसमें ग्लूकोज की प्रेजेंस है। केमिकली डी ग्लूकोज लीजिए, कॉपर की रिएक्शन करवाइए, बेस की प्रेजेंस में क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ एक चेंज आएगा, क्योंकि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीडाइज करेगा, यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐड हो जाएगा, बाकी सारा स्ट्रक्चर सेम। सिर्फ और सिर्फ एक बात याद रखें कि यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं ऐड 1 ऑक्सीजन। अगर यहाँ पे 1 ऑक्सीजन ऐड कर दिया जाए तो क्या बनेगा, COOH, मतलब कि एसिड बनेगा। वैसे अगर दूसरी तरफ अगर आपको +2 का या +1 का आपको कुछ केमिस्ट्री याद हो, तो एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन जब भी करवाते हैं तो एसिड ही बनता है। 2 तरीके से याद रखें, ऑक्सीजन ऐड करना है तो ऑक्सीजन ऐड कर दीजिए, लेकिन क्वेश्चन अराइज होता है कि ऑक्सीजन कहाँ पे ऐड करें, कहाँ पे ऐड करोगे, ऑक्सीडेशन करनी है तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है, तो एल्डिहाइड ग्रुप पे जब भी ऑक्सीडेशन करते हैं तो उसका एसिड बनता है, बन गया एसिड, जिसका नाम है ग्लूकोनिक एसिड।
और साइड में क्या बनता है, क्यूप्रस ऑक्साइड, जिसके क्या बनेंगे, ब्रिक रेड प्रेसिपिटेट्स। नेक्स्ट रिएक्शन, माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऐसे माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी है, जो माइल्ड का मतलब है जो कम, मतलब कि बहुत स्लो रेट में ऑक्सीडाइज करते हैं। एंड सम एंजाइम्स भी हैं जो शुगर को मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड में चेंज करते हैं, जिसे क्या बोलते हैं, एल्डोनिक एसिड। एल्डोनिक एसिड का मतलब क्या है, एसिड बनेगा किसका, एल्डिहाइड ग्रुप को चेंज कर दिया जाएगा ओनिक एसिड में, एसिड में चेंज कर दिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोनिक एसिड, डी गैलेक्टोनिक एसिड, डी मेनोनिक एसिड, ये कहाँ से बने, कैसे बने, वेरी इजी। ग्लूकोज है, ग्लूकोज में जो एल्डिहाइड ग्रुप है अगर उसको चेंज कर दिया जाए एसिड के साथ तो उसका नाम पड़ जाएगा ग्लूकोनिक एसिड। ग्लैक्टोज का स्ट्रक्चर बनाइए, ग्लैक्टोज के स्ट्रक्चर में जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको चेंज कर दीजिए कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ तो उसका नाम पड़ जाएगा ग्लैक्टोनिक एसिड। मेनोज का स्ट्रक्चर आपको याद है, मेनोज के स्ट्रक्चर में आप जो एल्डिहाइड ग्रुप है उसको चेंज कर दीजिए एसिड ग्रुप में, तो कार्बोक्सिलिक एसिड के ग्रुप में तो वहां पे उसका नाम पड़ जाएगा मेनोनिक एसिड। दीज प्रोडक्ट्स ऑफ, ये किसके प्रोडक्ट हैं, जब भी माइल्ड ऑक्सीडेशन होती है, किसकी, ग्लूकोज की माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाओगे ग्लूकोनिक एसिड बनेगा, ग्लैक्टोज की माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाओगे तो ग्लैक्टोनिक एसिड बनेगा, मेनोज की अगर आप ऑक्सीडेशन माइल्ड ऑक्सीडेशन करवाएंगे तो वहां पे मेनोनिक एसिड बनेगा। फॉर एग्जांपल कुछ स्ट्रक्चर्स बनाए हैं, ग्लैक्टोज का ग्लूकोनिक एसिड तो पहले ही बना चुके हैं तो यहाँ पे नहीं बनाया है दोबारा। ग्लैक्टोज का क्या करा है, फर्स्ट कार्बन को चेंज कर दिया कार्बोक्सिलिक ग्रुप के साथ। मेनोनिक भी इट इज चेंजेस फर्स्ट कार्बन इन कार्बोक्सिलिक एसिड, सो ग्लैक्टोज इज चेंजेस इनटू ग्लैक्टोनिक एसिड एंड मेनोज इज चेंज इनटू मेनोनिक एसिड। Next reaction is carbohydrates undergo oxidative cleavage with periodic acid. What is periodic acid? एसिड है जिसमें एक आयोडीन होगा which is known as HiO4, इसको बोलते हैं periodic acid। तो ग्लूकोज लीजिए, आयोडिक एसिड के साथ रिएक्शन करवाएं, ये बीच में से टूट जाएगा, एक तो बन जाएगा एल्डिहाइड, दूसरा बन जाएगा एसिड, एल्डिहाइड एसिड। अब आप बात करें कि यहाँ पे तो 6 कार्बन है तो कौन सा ज्यादा बनेगा कौन सा कम बनेगा। जो एसिड ग्रुप है 5 बनेंगे, एसिड ग्रुप सिर्फ 1 बनेगा। यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप कौन सा, फॉर्मेल्डिहाइड HCHO, फॉर्मेल्डिहाइड HCOOH, फॉर्मिक एसिड। इसको आप लिख भी लीजिए, दिस इज फॉर्मेल्डिहाइड जिसको बोलते हैं मिथेनल्डिहाइड, इसको बोलते हैं ये है HCOH, फॉर्मिक एसिड, फॉर्मिक एसिड। नेक्स्ट इज स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन, किसकी करवाएंगे, ऑफ प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शन विद एंजाइम्स रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ यूरोनिक एसिड। अब डी ग्लूकोज लीजिए, एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन करवाएं, कौन सा एंजाइम है वहां पे आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है, सिर्फ लिख दीजिए एंजाइमेटिक ऑक्सीडेशन। तो क्या होगा, ग्लूकोयूरोनिक एसिड बनेगा। अब ये क्या है, ग्लूकोयूरोनिक एसिड, इसमें क्या है, फर्स्ट कार्बन एल्डिहाइड है तो एल्डिहाइड ही रहेगा क्योंकि यहाँ पे करवाया गया है स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन, स्पेसिफिक ग्रुप में ही उसकी ऑक्सीडेशन होगी। अगर माइल्ड ऑक्सीडेशन या सिंपल ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ एल्डिहाइड ग्रुप की ही ऑक्सीडेशन होगी। लेकिन अगर आप स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन करवा रहे हो, एल्कोहलिक फंक्शन कौन सा, प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शन, तो ग्लूकोज में प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शन कौन सा होता है, जो कार्बन नंबर 6 में होता है, CH2OH ग्रुप। अगर यहाँ पे क्या था, CH2OH ग्रुप और उसके ऊपर लगा था कार्बन, सो दिस इज प्राइमरी कार्बन, प्राइमरी एल्कोहलिक फंक्शन, तो इसकी ऑक्सीडेशन होगी, ये बनेगा एसिड की फॉर्म में चेंज होगा। ऐसे ही ये था ग्लूकोज, अगर ग्लैक्टोज को यूज करोगे तो वहां पे आपको सिर्फ और सिर्फ कार्बन नंबर 6 में एल्कोहलिक ग्रुप को चेंज करना है एसिड में, जिसके वजह से इसका नाम पड़ गया ग्लैक्टोयूरोनिक एसिड। मेनोज यूज करोगे तो पड़ जाएगा मेन यूरोनिक एसिड। नेक्स्ट इज एस्कॉर्बिक एसिड। अब एस्कॉर्बिक एसिड क्या होता है, इट इज अ लैक्टोन। अब लैक्टोन फॉर्म आपने +1 +2 में पढ़ी होगी, लैक्टोन फॉर्म अकरिंग विटामिन सी, ये विटामिन सी में होता है एस्कॉर्बिक एसिड, और लैक्टोन फॉर्मेशन होती है कैसे। एस्कॉर्बिक एसिड का स्ट्रक्चर आपको बताएं, 1 2 3 4 5 6 कार्बन पहले बना दें। फर्स्ट में एल्डिहाइड ग्रुप लगेगा जिसमें एक हाइड्रोजन जो है उसको हटा के उसकी लिंकेज करवा देंगे आप 4th कार्बन के साथ, ना कि 5th कार्बन के साथ।
और दूसरा यहाँ पे कार्बन नंबर 2 कार्बन नंबर 3 में डबल बॉन्ड है। यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड आएंगे और एक ऑक्सीजन लिंकेज आएगी। ऑक्सीजन लिंकेज आएगी कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4 में। लिख ले यहाँ पे, एक तो होगा 2 डबल बॉन्ड्स, याद रखने का तरीका, एंड ऑक्सीजन लिंकेज किस में होगी, बिटवीन कार्बन 1 एंड कार्बन, इसमें कौन सा कार्बन, कार्बन नंबर 4, ना कि कार्बन नंबर 5। दिस इज नोन एज एल एस्कॉर्बिक एसिड। एल एस्कॉर्बिक एसिड कैन इजीली अंडरगो माइल्ड ऑक्सीडेशन रिडक्शन, देयरफॉर इट पार्टिसिपेट्स इन बायोलॉजिकल रिडॉक्स रिएक्शंस। एल एस्कॉर्बिक एसिड लीजिए, रिड्यूस्ड फॉर्म है, इसका रिड्यूस्ड फॉर्म स्ट्रक्चर बनाया गया है CHOH CH2OH, और इसमें आपको बताया था एक डबल बॉन्ड है, एल्कोहलिक ग्रुप है, और एक लिंकेज है। अब यहाँ पे आपको क्या करवाना है, ऑक्सीडेशन भी रिडक्शन भी। ऑक्सीडेशन क्या करवाओगे, अगर ऑक्सीडेशन करवाओगे तो वहां पे क्या इसका मतलब है, सीधा सीधा कि हाइड्रोजन ग्रुप को रिड्यूस करोगे। हाइड्रोजन ग्रुप कहाँ पे आपको प्रेजेंट दिख रहे हैं, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे। यहाँ पे अगर हाइड्रोजन रिमूव हो गया तो क्या लगेगा, डबल बॉन्ड। हाइड्रोजन जहां भी रिमूव होता है तो वहां पे डबल बॉन्ड लग जाता है, तो यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड बन गया। दिस इज ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म। और यहाँ पे क्या, इसका दूसरा नाम क्या होगा, एल एस्कॉर्बिक एसिड तो लिखोगे, लेकिन उसमें हाइड्रो ग्रुप रिमूव हुए हैं तो यहाँ पे हम लिखेंगे डीहाइड्रो। अगर इसको रिड्यूस करवाओगे, रिडक्शन करवाओगे तो क्या होगा, यहाँ पे दोनों फॉर्म्स में हाइड्रोजन लग जाएंगे, यहाँ पे नहीं लगेगा क्योंकि इट इज अ स्पेसिफिक ऑक्सीडेशन रिडक्शन। एल्डिहाइड एंड कीटोन फंक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स आर रिड्यूस। मोनोसैकेराइड्स में एल्डिहाइड और कीटोनिक फंक्शन को रिड्यूस किया जा सकता है बाय सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसका फॉर्मूला क्या है, NaBH4, जिसको बोलते हैं सोडियम बोरोहाइड्राइड। अब इसकी रिएक्शन, अब एक तो होता है लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, सोडियम बोरोहाइड्राइड, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। आप याद रखें, दीज आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट्स। तो यहाँ पे सोडियम बोरोहाइड्राइड का यूज किया गया है। इसका मतलब यहाँ पे क्या बनेगा, 2 शुगर एल्कोहल्स बनेगी। मतलब जितने भी यहाँ पे एल्डिहाइड ग्रुप्स होंगे, जितने भी कीटोनिक ग्रुप्स होंगे, उसकी रिडक्शन होगी। रिडक्शन एल्डिहाइड की करवाओ चाहे यहाँ पे कीटोनिक ग्रुप की करवाओ, तो क्या बनेगा, डिसॉर्बिटोल डीमैनिटोल। तो देखिए स्ट्रक्चर, डिसॉर्बिटोल और डीमैनिटोल दोनों में यहाँ पे अल्कोहल ग्रुप में चेंज किया गया है, तो शुगर अल्कोहल्स बन गई। नेक्स्ट इज एल्डिहाइड ग्रुप इन द एल्डोजिस रिएक्ट विथ फिनाइल हाइड्रोजन। फिनाइल हाइड्रोजन क्या होता है, पहले फिनाइल ग्रुप लिख लीजिए, C6H5। हाइड्रोजन क्या होता है, 2 अमीन ग्रुप, NH, मतलब के NH2 तो यहाँ पे इसमें एक हाइड्रोजन हटा दीजिए और यहाँ पे फिनाइल ग्रुप लगा दी, तो क्या बन जाएगा, फिनाइल हाइड्रोजन। दिस इज द फॉर्मूला फॉर फिनाइल हाइड्रोजन। एल्डोज, कोई भी एल्डोज लीजिए, फिनाइल हाइड्रोजन के साथ जब भी रिएक्शन करवाओगे तो जितने भी यहाँ पे एल्डिहाइड और अल्कोहल ग्रुप होंगे वहां पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बनेगा, जिसको बोलेंगे ओसाजोन। मतलब एक हाइड्रोजन यहां से चली गई, एक हाइड्रोजन इनके पास से चली गई, एक यहाँ पे ऑक्सीजन चला गया और यहाँ पे भी चला गया, ग्रुप खत्म हो गया, और क्या लग गया, फिनाइल हाइड्रोजन दोनों कार्बन पे अटैच हो गए, बाकी सारा ग्रुप सेम रहेगा। और यहाँ पे बन गया ओसाजोन, और साइड पे क्या बना, यहाँ पे फिनाइल अमीन, और यहाँ पे दूसरी तरफ बना अमोनिया। अब बात करते हैं ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन। ग्लाइकोसाइड फॉर्मेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको अच्छे से करना है। रिएक्शन ऑफ मोनोसैकेराइड्स इज द फॉर्मेशन ऑफ एसिटल्स। मतलब जब मोनोसैकेराइड्स की रिएक्शन करवाई जाती है, अगर वहां पे एसिटल्स बनते हैं तो उससे बोलते हैं कि यहाँ पे ग्लाइकोसाइड की फॉर्मेशन हुई है। फॉर एग्जाम्पल डी ग्लूकोज, जहां पे हेमी एसिटल रिएक्ट करता है विद द मॉलिक्यूल मिथेनॉल। मतलब कि जब मिथेनॉल के साथ रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ एनी एसिड, तब एसिटल बनता है। क्योंकि एसिटल बनाना है, एसिटल बनता कैसे है, अल्कोहल ग्लूकोज जो है उसका हेमी एसिटल रिएक्ट करता है मिथेनॉल के साथ, तब एसिटल बनता है। अब रिवर्सिबल रिएक्शन की अगर बात करें, वहां पे एनोमेरिक हाइड्रोक्सिल ग्रुप C1 जो है उसका अगर OH ग्रुप इज कंडेंस विद द अल्कोहल टू फॉर्म अल्फा एंड बीटा ग्लाइकोसाइड्स। अब ये क्या है, दिस इज द मिथाइल, मतलब कि पहले ग्लूकोज स्ट्रक्चर बनाए, उसमें मिथाइल ग्रुप
यहाँ पे देखिए ग्लूकोज स्ट्रक्चर, इसमें मिथानॉल की रिएक्शन करवाएंगे इन द प्रेजेंस ऑफ एसिड, तो क्या बनेगा, यहाँ पे कार्बन नंबर जो 1 है इसका अल्कोहल ग्रुप चेंज हो जाएगा, यहाँ पे लग जाएगा OCH3, मतलब कि यहाँ पे वाटर एसिड की प्रेजेंस है तो वाटर जाएगा, ये चला जाएगा, ये चला जाएगा, तो दोनों की फॉर्मेशन हो जाएगी OCH3। उसके बाद दो फॉर्म्स बनेंगी यहाँ पे अल्फा डी ग्लूकोसाइड्स, बीटा डी ग्लूकोसाइड्स, मतलब डिपेंड करता है कि जो CH3 ग्रुप है वो नीचे लगेगा या अबव द कार्बन लगेगा। अगर नीचे लगेगा और अबव लगेगा, इनमें से ये जो कार्बन है जहां पे OCH3 ग्रुप लगा उसको बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, इस बॉन्ड को बोलते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। द बॉन्ड दैट कनेक्ट्स विद एनोमेरिक कार्बन टू द एसिटल ऑक्सीजन is known as glycosidic bond. Glycosidic bond is very very important. Next is glycosidic bond is depend upon whether the oxygen atom is below or above the plane, मतलब शुगर रिंग में ओ जहां पे भी ओ ऑक्सीजन ग्रुप लगेगा उसके बेसिस पे उसका बॉन्ड बनेगा। अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, इट हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर ऑफ ऑलिगो एंड पॉलीसैकेराइड्स इन विच मोनोसैकेराइड्स यूनिट हेल्ड टुगेदर बाय दिस बॉन्ड। और एनोमेरिक कार्बन जो कार्बन नंबर 1 होती है मोनोसैकेराइड्स में, ये रिएक्ट करती है कार्बन नंबर 6 और कार्बन नंबर 4 के साथ, उसमें जो प्रेजेंट है OH ग्रुप ऑफ अनदर मोनोसैकेराइड्स, मतलब एक्शन के साथ समझिए। एनोमेरिक, यहाँ पे दो ग्लूकोज स्ट्रक्चर्स हैं, दिस इज एनोमेरिक कार्बन। अगर ये रिएक्ट करता है कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 4, तो देखिए यहाँ पे सीधा सीधा ये भी कार्बन OH नीचे है, ये भी नीचे है, तो इनमें बॉन्ड बनेगा। अगर इनमें बॉन्ड बनेगा, देखिए इस तरह की बॉन्ड जिसे बोलते हैं अल्फा 1 4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। लेकिन अगर एक दूसरा ग्रुप है उसमें हाइड्रोक्सल ग्रुप नीचे है, दूसरे में ऊपर है, तो यहाँ पे रिंग इस तरह का तो बॉन्ड बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन ऊपर है, दूसरी तरफ नीचे है, तो डिपेंड अपॉन द ऑक्सीजन बॉन्ड्स जो ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है वो डिफरेंट बॉन्ड्स बनते हैं। तो इसी के साथ हम ये वीडियो खत्म कर रहे हैं। अगर आपको इस वीडियो में कोई भी हेल्प चाहिए, कोई क्वेरी है, तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछते रहिए। इसके बाद कौन सी वीडियो चाहिए वो भी हमें सजेशन देते रहिए, और ज्यादा से ज्यादा अपने क्लासमेट्स के साथ भी शेयर करें ताकि वो सभी इस वीडियो का फायदा उठा सकें, और आप पढ़ते रहिए और अच्छे मार्क्स स्कोर कीजिए। अगर आपको ये वीडियो में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो देखते रहिए हमारा चैनल। थैंक यू।